ये हमारा नर्वस सिस्टम है। यहाँ कार्डियो बारो रिसेप्टर्स, कैरोटाइड, साइनस नर्व। ये नर्व हमारे नर्वस सिस्टम से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, और ये कार्डियक फंक्शंस एंड आर्टेरियल फंक्शंस को जनरेट करती है। आर्टिक डिप्रेसर नर्व, आर्टिक बैरो रिसेप्टर्स, कॉर्टाइड साइनस नर्व। ठीक है। मेडुलर कार्डियोवैस्कुलरी सेंटर, कार्डियक पैरासिम्पैथेटिक वैगल, कार्डियक सिंपैथेटिक हार्ट, COHRSV, MAP CO, TRP पेरिफेरल वेसल्स। ये फॉर्मूला है हार्ट में फंक्शंस का। अब ये जो नर्व निकल रही है, देखिए हमारा जो ट्रीटमेंट्स है, जो हम यहाँ पे फिर से ट्रीटमेंट रिपीट कर रहे हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा। S5 या S10 दोनों में से कोई एक देते हैं, और C5, F1, A1 और A3। ओके, तो यहाँ पर देखिए आरी, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी नर्व बॉडी के अंदर जब डिस्टर्ब हो तो हम S5 RE और F1 को यूज करते हैं, चाहे वो नर्व मोटरवेटिव नर्व हो, या वेगस नर्व हो, या कैरेनियल नर्व हो। ऑल नर्व डिपेंडेंट S5 और F1 RE। इनके फंक्शंस के अंदर भी अगर किसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा हो तो भी अफेक्टेड होती हैं। ये आगे जहाँ पे इनको काम करना होता है, जहाँ पे इनको कंट्रोल करना होता है, वो भी कंट्रोल कम कर पाती हैं बीपी लो की कंडीशन में। जैसे कि बीपी लो की कंडीशन में देखा गया है, लोग यूरिन पास हो जाता है और स्टूल पास हो जाता है, मीन्स फिकस। ऐसी कंडीशन में जो नर्व कॉन्स्ट्रक्ट करने वाली है, चीज़ों को रोकने वाली है, मैनेज करने वाली है, वो नर्व यूजलेस हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जब नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है बॉडी का हर पार्ट लूज हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में पेशाब कब हो गई, यूरिन कब पास हो गया, सोते हुए स्लाइवेशंस अक्सर पेलो गीली हो जाती हैं, कुछ लोगों में ये ऐसी आदत होती है। तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। यही नर्वस सिस्टम हमारा कार्डियक फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, ऑल बॉडी। अब ये दोनों अगर सिस्टम फेल होते हैं तो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होता है। जब सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होता है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी फेल होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी फेल होगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फेल होगा। ये दोनों के कंपेयर में जो स्टेरिलिटी कॉज भी यहाँ से बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कार्डियक सिस्टम को देख रहे हैं। कार्डियक सिस्टम में ये नर्व इनको स्टिमुलेट कर रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक इन्फ्लामेशन है, ऐसे थोड़ा सा जहाँ पे दो नर्व्स आपस में मिल रही हैं, तो वहाँ पे खास करके एक पॉइंट्स दिया गया है, साफ देख सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, ये ओके। ये कार्टाइड कार्टाइड बारको रिसेप्टर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पे आर्ट के अंदर होते हैं, साइनस नर्व्स के अंदर होते हैं। आर्टरिक आर्टिक डिप्रेसर नर्व, ये खास करके आर्टिक के अंदर होती है, आर्टिक को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं रहेगी तो बीपी कम और ज़्यादा दोनों अगर नेगेटिव हो गई
तो जाहिर सी बात है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा। तो ये कॉर्टाइड बारको रिसेप्टर्स और ऑरेटिक बारको रिसेप्टर्स ये कॉज बनाते हैं हाइपरटेंशन का। इसीलिए हार्ट के पेशेंट्स को अक्सर हाइपरटेंशन की शिकायत हाई बीपी वालों को ज़्यादा रहती है। सिंपैथेटिक नर्व वेसोमीटर्स, ये जो सिंपैथेटिक नर्व है ये आर्टरीज को डायलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्सेशन देती है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अगर प्रेशर कहीं बढ़ रहा हो या कुछ कंजेशन हो रहा हो तो ये कोई प्लग भी है अगर बीच में आ गया है तो थोड़ा सा प्रेशर ब्लड का फ्लो होने की वजह से, जैसे कि ये देख लें कि एक ट्यूब है जो रबर की है, एक ट्यूब प्लास्टिक की है। अब अगर ट्यूब रबर की है तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, अगर उसमें प्रेशर जाएगा थोड़ी डायलेट हो जाएगी। लेकिन अगर प्लास्टिक की पाइप है तो वो क्रैक कर जाएगी ज़्यादा प्रेशर पे, लेकिन वो डायलेट नहीं होगी, फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि वो फट सकती है लेकिन प्रेशर वो ज़्यादा ले सकती है। और उस पे प्रेशर होने की वजह से आगे जहाँ पर हम एयर को पास कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा ही प्रेशर होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं हो रही है, डायलेट नहीं कर रही है। इसलिए जिस पॉइंट पे, जैसे कि पानी का होता है, पानी के जब स्प्रे करते हैं गार्डन के अंदर तो क्या करते हैं, फिंगर से आगे के पोर्शन पुश कर देते हैं और इससे स्पीडली प्रेशर से वाटर निकलता है, तो हम स्प्रे कर पाते हैं, प्लांट्स को वॉश कर पाते हैं, या बाइक को जैसे कि सर्विस में देते हैं तो बाइक भी साफ़ हो सकती है। तो ये प्रेशर, अगर एक वाटर का फ्लो नॉर्मल है उसे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, इसी तरीके से जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कंजेशन, किसी भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती चीज़, तो किसी एक फोर्स की तरफ प्रेशर राइज होता है और फ्लो तेज़ होता है। और जब फ्लो तेज़ होता है तो कहीं पे जाकर के वो पुश करता है, और पुश करने के बाद वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के जो सेल्स हैं वो दबते हैं, प्रेस हो जाते हैं। जब प्रेस हो जाते हैं तो वहाँ पे पाई जाने वाली नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, उसे एक फीलिंग दिलाती हैं कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है। तब हमारे हेडेक या जॉइंट्स में कहीं पे भी पेन हो सकता है, या चेस्ट में भी पेन हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हमारी सारी मेडिसिन आ गई। C5 सेल, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन चल रहा है, सेल डेथ हो रहे हैं, तो सेल्स को रिपेयर करने के लिए, सेल्स को नया करने के लिए हम C5 का यूज़ कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारा इसी बेस पे काम कर रहा है। यहाँ पर कॉर्टाइड साइनस, अब ये कॉर्टाइड साइनस क्या है, यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कॉर्टाइड साइनस नर्व, यहाँ पे कॉर्टाइड साइनस बारको रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव barcoreceptors that can sense the intra-arterial blood, ये इंट्रा-आर्टीरियल ब्लड को सेंस प्रोवाइड करता है, प्रेशर चेंज एंड रेगुलेट द सिंपैथेटिक टोन, सिंपैथेटिक टोन के जरिए जो है उसे रेगुलेट किया जाता है, कम करना है या ज़्यादा करना है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना है या रिलैक्स करना है। टोन टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब ये सिंपैथेटिक नर्व पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है तो हमारा फ्लो नॉर्मल होता है, फ्लो नॉर्मल होता है एज ए नेगेटिव फीडबैक, और उसका नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि वो जगह खाली होती जाती है और जो प्रेशर है, जो डायस्टोलिक है, साइस्टोलिक है, नॉर्मल रहता है। अब ये है हमारा ब्रेन का सेक्शन, और ये है हमारी आर्टेरियल जो हार्ट से आ रही है और पूरे ब्रेन को सप्लाई कर रही है। NTS ग्लोसफेरेंजियस नर्व 10th,
internal carotid arteries, carotid sinus nerve, carotid sinus containing barcoreceptors। रिसेप्टर्स जहाँ होंगे, आप पल्स देखते हैं तो फ्लेक्सिबल मिलते हैं आपको, चलती हुई, जैसे कहते हैं पल्पिएट कर रही है, धड़कन होती है। तो पल्पिटेशन हम इसी पॉइंट्स को ही टच करके पता कर पाते हैं। यहाँ पे ये दो होते हैं रिसेप्टर्स, कार्टाइड बॉडी, कॉमन कार्टाइड आर्टरीज, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, मेडुला ओब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से रिलीज होने वाली कार्टाइड साइनस, ये रिलीज हो रही है मेडुला के थ्रू, हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे जा रही है। और सेंसरी फाइबर, ये मेडुला ओब्लंगेटा से रिलीज हो रही है, सेंस यहाँ डेवलप कर रही है। जैसे ही प्रेशर मिलेगा तो ये डायलेट हो जाएगी और इसे फ्लेक्सिबल करके उसे पुश करेगा, थोड़ा सा फैल इंक्रीज करेगा, डायलेट करेगा, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो जो आगे ब्लड पड़ा हुआ है वो फ्लो तेजी से आगे होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कार्डियक का अपने फंक्शन देखा होगा, जैसे कि कई बार ऑपरेशन में दिखाया गया है, वीडियोस के अंदर आता है, और या फिर एनिमेशन के जरिए भी दिखाया जाता है किस तरीके से कार्डियक मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट हमारा इन्हीं नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और सेरिब्रम की मदद से ही होता है, पूरा नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। ऑर्का ऑफ ऑर्टा, कॉमन कार्टाइड आर्टरीज, कार्टाइड साइनस, ये साइनस है जहाँ पे दो मिल रहे हैं, arterial ventricle, venous node, SA node, AV node, SA node, yeah, parasympathetic vagus nerve, sympathetic cardiac nerve, ये कार्डियक मसल्स को जा रही है फ्लेक्सिबल करने के लिए, और जो कहते हैं बीटिंग, हार्ट बीटिंग हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से, ये भी आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। इसलिए हम जब हमारे पास जो पॉइंट्स दिया गया है, पॉइंट्स पे हम बैक पोर्शन पे आर और वाई अल्टरनेट जब लगाते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट यहाँ से लेकर के कार्डियक फंक्शन के लिए जाता है। इसीलिए हमारे वहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेट आर और वाई ही लगाने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ से नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों जो चार्जेस मिलते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फंक्शंस नॉर्मल कंडीशन में होता, तो यहाँ से कंट्रोल होता है हार्ट की बीटिंग और बीपी भी। एक्सटर्नली कंडीशन सेम चीज़ है, थोड़ी इनलॉर्ज पोजीशन में है, क्लियर है। कार्टाइड साइनस, कार्टाइड साइनस ये नेक के पास है, यहाँ पे नेक पे हम कई बार पल्स चेक करते हैं और पल्पिटेट करते हैं। बारको रिसेप्टर्स, कार्टाइड आर्टरीज, जो जहाँ पे जंक्शन पाया जाता है, दो ब्रांच निकलती है जहाँ से आर्टरी की, उस जगह पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बैरो रिफ्लेक्शन एक्टिवेशन थेरेपी, कार्टाइड साइनस, वेगल सिंपैथेटिक, कार्डियक सिंपैथेटिक नर्व, रीनल सिंपैथेटिक नर्व, साथ में रीनल भी सिंपैथेटिक नर्व सर्वाइव होती है। इसीलिए कभी अगर कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो यूरिन पास कर होने के बाद बीपी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और क्योंकि पूरा प्रेशर यहाँ पे भी होता है किडनी पे, अगर किडनी प्रॉपर यूरिन पास कर देती है तो जो टॉक्सिकेशंस सेल्स के अंदर डिपॉजिट हैं या आर्टरीज या वेंस के अंदर, वो रिमूव हो जाते हैं। टॉक्सिकेशन तो आर्टरी के अंदर नहीं रहेगा, वेंस के अंदर ही होगा, और बॉडी को सर्कुलेशन के लिए पैसेज नहीं मिल पाता, तो यूरिन जैसे ही पास होता है तो एक जो बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो थोड़ा कम होता है,
और ऐसे कम होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अभी अगर कोई चीज़ किसी जगह पे भरी हुई हो और वहाँ पे जगह कम हो, तो जाहिर सी बात है आप कितना भी दबाएंगे, पुश करेंगे, तो वो हार्डनेस महसूस होगी। तो जैसे ही यूरिन पास होता है वैसे ही कार्डियक मूवमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ हद तक फ्लूइड बाहर से बॉडी से बाहर हो जाता है। ये जो एक्टिवेशन थेरेपी है, यहाँ पर एक चिप्स लगाई जाती है जो इन कार्टाइड साइनस को मूवमेंट कराती है। बाहर से चिप्स आती है, जैसे कि यहाँ पे देखें लगाई गई है, और बॉडी के आउटर सरफेस में रहता है। बायरोफ्लेक्स स्टिमुलेशंस, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस न्यूक्लियस। ये हम जब आरी और A1, अब न्यूक्लियस में अगर अगर जो हम D5 रेंज की मेडिसिन दे रहे हैं, इससे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम न्यूक्लियस लेवल पे जाते हैं। तो न्यूक्लियस पे जाने के लिए 1:47 देना ज़रूरी होता है। D5 भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं। रीज़न क्या है कि हम एक्यूट कंडीशन में जो एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसे D5 से कंट्रोल करते हैं, और इंटरनल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर मुझे मैनेज करना है वो हम 1:47 से करते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ये यहाँ पे दिखाई गई है रेड। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ है हार्ट रेट, एलवी हाइपरट्रॉफी, वेसोडाइलेशंस और वेनस कैपेसिटी। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में मोमेंट। फिर यहाँ पे रेडियोस आर्टीरियल, रेडियोस आर्टीरियल, एक मिनट बाहर होकर देख लेते हैं। रेडियोस आर्टीरियल एंड पल्स प्रेशर यहाँ पे बनता है इन दोनों के कंपेयर में। नेटिव बायरोफ्लेक्स प्रेशर सेंसर एट द एरोटिक ऑर्ग, ये देख सकते हैं आप। हमारा चैप्टर तो ख़त्म ही हो गया है जब हमने मेडिसिन बता दी है, लेकिन ये देख करके क्लियरिटी आ जाएगी कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सही कंडीशन में दे रहे हैं। इसमें किसी तरीके से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और हम जो आरी का यूज़ कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चंस होता है कि क्या आरी हाई बीपी में दे सकते हैं, तो यहाँ पर तो इस लेवल पे तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम D5 D3 रेंज पे देंगे तो D3 रेंज पे तो बीपी इमीडिएटली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये रिसेप्टर्स ना काम करके कार्डियक जो फंक्शंस है वो राइज कर जाएगा। इन जो छोटी छोटी जो पैसेस हैं इनको फंक्शन में लाने के लिए हम मेडिसिन को और डाइल्यूट करते हैं, तब जा कर के इनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। जब ये कंट्रोल होते हैं तो हमारा बॉडी का फंक्शन कंट्रोल होता है। जितना हम डाइल्यूट करके जाते हैं उतना माइन्यूटली हम सेल की तरफ बढ़ते हैं। सेल इंट्रासेलुलर, फिर इंट्रासेलुलर, इंट्रामैलिकुलर के बाद इंट्रा न्यूक्लियस। इस फेज पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। आर्टीरियल प्रेशर आप यहाँ देख सकते हैं किडनी के ऊपर। सिंपैथेटिक स्प्लाइन किन नर्व स्टिमुलेट्स, किसे स्टिमुलेट कर रही है, ये दोनों जगह पे। न्यूरो स्टिमुलेटर, बाहर से एक्सटर्नली जो चिप्स लगाई जा रही है। आर्टिफिशियल वेजोमीटर सेंटर, बायोनिक बैरो रिफ्लेक्स, ये बाहर से जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो एक ऑपरेटर मशीन लगाई जाती है जिसकी वजह से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि वेंटिलेटर की कंडीशन में वेंटिलेटर पे ये चीज़ दी जाती है कि उसे जबरदस्ती चालू रखा जाता है, शुरू के मतलब कंटिन्यू हार्ट बीट मेंटेन रहे और ये नर्व, ये जो रिसेप्टर्स हैं काम करते रहें। तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद इंजेक्शन और इससे कोशिश करके
उसे पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, अगर हम कैल्शियम को ब्लॉक करेंगे, मैग्नीशियम को ब्लॉक करेंगे और बायोलिटिकल एनर्जी को हम ब्लॉक करके रखेंगे, एक तरफ से हम चीज़ को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत रेयर केस में वेंटिलेटर पे जाने के बाद लोग बचते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर वेंटिलेटर के ड्यूरेशन अगर वक्त आ जाता है वेंटिलेटर पर ले जाने का पेशेंट को, तो उस कंडीशन में अगर हमारी इस मेडिसिन को किसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर एंटर किया जाए, और तरीका यही है कि इसका इंजेक्टेबल प्रैक्टिस की जाए, तब जा कर के वो कहीं पे पहुंच सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इंजेक्शंस के लिए यही फार्मूला लेंगे, और जो पेशेंट्स मेडिसिन डायरेक्ट नहीं ले सकता है उसके लिए S5 जैसे कि लिया हमने, तो इसकी 1 ड्रॉप कर लेते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट IM दे रहे हैं, IM देने में एक हम पर 5 kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, उसके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इसको फट से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए S5 को 1 ड्रॉप कर देंगे, C5 को भी 1 ड्रॉप कर देंगे, C5 को भी 1 ड्रॉप, F1 को 2 ड्रॉप कर देंगे, A1 को 3 ड्रॉप कर देंगे कंडीशन देख करके, RE को 5 ड्रॉप। ब्लीडिंग तो हो नहीं रही है, प्रेशर लो पे जा रहा है एकदम, पेशेंट अप नहीं हो रहा है, मीन्स अप नहीं, उसकी पल्स ऊपर नहीं आ रही है। पल्स को ऊपर लेने के लिए ये हम इतनी 1 ड्रॉप, 5 मीन्स 6 ड्रॉप से 8 ड्रॉप, 8 9 10 11 एंड 5 16 ड्रॉप टोटल हो जाती हैं। ये 2 ml इंजेक्शन वाटर में हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से शेक करेंगे। जब शेक करेंगे, इसके न्यूक्लियस जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन जो वैल्यूज़ हैं वो अब जर्क देने के बाद तेज़ी के साथ मूवमेंट करेंगे, और जैसे ही हम ये बॉडी पेशेंट को देंगे तो 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट, 5 सेकंड तो 5 मिनट भी कहते हैं, लेकिन 5 to 10 मिनट में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जो दे रहे हैं इस नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, बैरोफ्लेक्सस और सिंपैथेटिक नर्व्स को। RS मॉड्यूलेशंस, इंटरग्रेटिव सेंट्रल एरियाज, ऑटोनोमिक इफर्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक cardiac functions, sympathetic heart and blood vessels, sympathetic kidney, afferent nerve actives, blood pressure हम देख सकते हैं, फी स्नैप, efferent nerve activities, vagus nerve, direct heart, सिंपैथेटिक नर्व, हार्ट एंड वेसल्स, किडनीज वर्क करते हैं, एक दूसरे के पास पास लाते हैं, ये एक दूसरे से दूर करते हैं। ऑर्टिक आर्क नोड्स, सेंसरी एफर्नेट पेट्रोसल कॉर्टाइड साइनस, इंटरनल कॉर्टाइड आर्टरीज, right external carotid arteries, receptors in the carotid sinus, common carotid arteries, left external carotid arteries, internal carotid arteries, okay, baroreceptors in the aortic arc. How do carotid baroreceptors work? Baroreceptors are mechaноreceptors located in the carotid sinus and in the aortic arc. The function is to sense pressure change by responding to
change in the tension of the arterial valves. टेंशन कहते हैं arterial valve पे इसका प्रेशर आता है. The SA nodes is slowed by the acetylcholine and heart rate slows to the correct the increase in pressure. ये टेंशन जो their function is to the sense pressure change by the responding to the change in the tension of the arterial wall. The SA node is slowed by the acetylcholine and heart rate slow to the correct the increase the in pressure. ये प्रेशर को मेंटेन कर लेती हैं. ये अब और डीप में हम जा रहे हैं. कार्टाइड साइनस नर्व दोनों के बीच में काम करें. जहाँ जहाँ पे इंजेक्शन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है आर्टरीज का, उसी जगह पे ये पाई जा रही हैं. ऑर्टिक डिप्रेशर नर्व, डिप्रेशर, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, नोडोसल गैंग्लियन, वेगस नर्व, पेट्रोसल गैंग्लियन, jugular foramen, internal carotid arteries, glossopharyngeal nerves, carotid sinus nerve, external carotid arteries, occipital arteries, left common carotid arteries, aortic arc, aortic bronchoreceptors. ये ब्रेन की तरफ भी जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर रही है. ब्रेन के अंदर भी यहाँ पे अगर किसी तरीके से रिसेप्टर्स सेंस की प्रॉब्लम्स आई तो ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई भी इफेक्टेड होगी और इस कंडीशन में कंजेशन होगा ब्रेन के अंदर और या फिर गिडनेस होगा, चक्कर सा महसूस होगा. पेशेंट गुस्से में होगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा और कानों में सीटी जैसी बजेगी, जैसे कि विसिल या हमिंग. हाउ डू द बारो रिसेप्टर्स इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर. बोरो रिसेप्टर्स, अब ये जो हमारी मेडिसिन है ये रिसेप्टर्स पे भी काम कर रही है. इसीलिए बताना ज़रूरी होता है यहाँ पे कि हम किन किन स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं इस मेडिसिन के ज़रिए और जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किस हद तक इफेक्टिव है और हम किस हद तक इसको क्लियर वे में ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं. बैरोरिसेप्टर exerts control of mean arterial pressure as a negative feedback loop. Nerve impulses from arterial baroreceptors are tonically active. Increase in arterial blood pressure will result in an increased rate impulse firing. इसे बेस करता है हमारे जो पल्पिटेशंस होती है किस हद तरीके से ब्लड का फ्लो वहाँ से हो रहा है. इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जब हम पल्स देखते हैं तो मिलती है, कितनी देर में कितने बार वो जर्क दे रही है आगे पुश करने के लिए ब्लड को. और ये सब मिल करके अगर एक साथ प्रेशर पुश करना शुरू कर दें और इनके फ्रिक्वेंसी बढ़ जा रही हो तो ऐसी कंडीशन में आगे ब्लड का कलेक्शन बढ़ जाएगा. अगर इनमें नेगेटिव वर्क कर रही है, स्लो काम कर रही है तो वहाँ पे ब्लड की आगे डिफिशियंसी क्रिएट होगी, ब्लड कम फ्लो करेगा और ऐसे कंडीशन में प्रेशर लो हो जाएगा. अब ये दोनों के बीच में कार्टाइड बॉडी किस तरीके से एंगल एडजस्ट होती है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे. कॉमन कार्टाइड आर्टरीज, ये इसका कैप्सूल है और ये यहाँ पर बन रहा है न्यूट्रल्स. पैरासिम्पैथेटिक नर्व CN 10, कार्टाइड ब्रांच CN 9, ये 9 है. इंटीरियर ग्लोसोफैरिंजियल गैंग्लियन इन जुगुलर फोरामेन, थिन
ट्यूनिका मेडुला। अब ये हमारे जो अर्टा की पोजीशंस हैं वो है, लेयर आप देख सकते हैं। हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को हम खास करके देख रहे होते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉर्टाइड बॉडी की वजह से ही मिलेगी, और यही हमारे बॉडी का प्रेशर को कम और ज़्यादा दोनों मैनेज करते हैं। और जब हम आर ई और F1 ऐड करते हैं मेडिसिन के अंदर तो इनको पूरी तरीके से मोमेंट मिलता है। थिक ट्यूनिका एडवेंटिशिया बैरोरिसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स मॉनिटर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पे मॉनिटर करते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को। कॉर्टाइड साइनस इंटरनल, देखिए कॉर्टाइड साइनस पोजीशंस, इंटरनल कॉर्टाइड आर्टरीज, acute size of carotid body 3 mm wide and 6 mm high. Okay. CN9 parasympathetic nerve and ganglion cell, glomus cell, chemoreceptors, cell motion, O2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड pH मेंटेन करता है यहाँ पे। सिंपैथेटिक नर्व फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से होता हुआ था। एक्सटर्नल कॉर्टाइड आर्टरीज एंड वैस्कुलर रमी। फिक्स 9 6 द bifurcations of the common carotid artery, demonstrating baroreceptors in the wall of the carotid sinus and chemoreceptors with the carotid body. Okay. How are baroreceptors stimulated? Arterial baroreceptors are stretch receptors that stimulated by the distortion of the arterial wall. When pressure changes, the baroreceptors can identify the change in both the average blood pressure or the rate of change in pressure with the each arterial pulse. ये डिपेंड करता है each arterial pulse पे। ओके, ये आप दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं। आर इंटरकॉर्टाइड और एक्स्ट्रा कॉर्टाइड, कॉर्टाइड साइनस नर्व टू नर्व 9, एल इंटर कॉर्टाइड, एल लेफ्ट एक्स्ट्रा कॉर्टाइड, ये राइट है और ये लेफ्ट है। वेगस नर्व, ऑरेटिक और रिसेप्टर्स और असेंडिंग एरोटा। कॉर्टाइड बारकोरिसेप्टर्स, बारकोरिसेप्टर स्टिमुलेशंस ऑफरनेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स। जब हम मेडिसिन देते हैं तो यहाँ नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये उसे डिटेक्ट करता है उस ऑर्गन को जिसके लिए दी गई है, और उन सेल्स को एक्टिवेट करता है जो जिस बॉडी के ऑर्गन के लिए काम कर रहे होते हैं, और उस रिसेप्टर्स को मेंटेन करता है जो वहाँ पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। एब्सेंस हो तो एक्सीलरेट करता है, अगर हाइपर एक्टिविटीज़ में है तो उसे नॉर्मल पे लाता है। बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर दो टाइप के हैं। आर्टीरियल रेजिस्टेंस, एफर्ट और एफर्ट तीन है। रीनल डीनेरेवेशन और बीटा ब्लॉकर हार्ट। स्ट्रेस की पोजीशन में हम देख सकते हैं एनटीएस, केमो रिसेप्टर्स, एंजाइना सेकंड, रेनिन, कार्डियक अफेरेंट्स, रीनल अफेरेंट्स क्रॉस रीनल डिनर्वेशंस, वेगल एफर्नेट एसीएच, सिंपैथेटिक एफर्नेट और नर्व एफर्नेट एपीआई।
सेल्स पे वर्क करता है। एनी नर्व इफेक्ट central illustrations schematic reception that of the autonomic nervous system and the targets of autonomic modulation therapy। अब यहाँ पे थेरेपी का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे तो ईएच की मेडिसिन ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो भी मेडिसिन हमने दी है वो आप देख सकते हैं नर्व्स के अकॉर्डिंग। अब ये ईयर पे भी इसका फंक्शन है। इसीलिए जब प्रेशर बढ़ता है तो जैसे कहते हैं हनी बी टाइप की भी आवाज़ होती है, और कभी हॉमिंग जैसी आवाज़ होती है, और कभी ऐसा लगता है कहीं पे जैसे कि फॉरेस्ट की तरफ कभी जाते हैं, रात में सफ़र हो जाता है लंबे, और कहीं ट्रेन खड़ी होती है तो आवाज़ कोई बारीक सी आती है इंसेक्ट्स की, तो उस तरीके की भी आवाज़ साउंड्स मुझे मिलता है। ठीक है, तो आर्कुलियर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व लोअर लेवल टारगेट स्टिमुलेशंस वेगस नर्व लो लेवल्स वेगस नर्व stimulation, spinal cord stimulations, red sympathetic fiber renal denervations, statal ganglion and thoracic sympathetic chain and ganglia, left cardiac sympathetic denervations, ganglion net plexus albations, इंट्रिंसिक कार्डियक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें एट ए टाइम फेल होती हैं या हाइपर हो जाती हैं, तब हमारे कार्डियक सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कार्डियक सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे भी, और नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी काम करता है। ये दोनों का मैनेजमेंट अगर सही चल रहा है तो सेक्सुअल जो डिजीज़ होती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं। कई बार स्टेरिलिटी के चांसेस जो हैं इन्हीं दो के बीच कंपेयर माइंड एंड कार्डियक पल्स, ब्रेन एंड कार्डियक पल्स दोनों मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक फेयर सा बन जाता है कि होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी जो जो कॉर्टेक्स होना होता है, एक्सक्रीट करना होता है स्पर्म का, वो बिफोर सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट है पूरा किए हुए हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसे दूसरे नाम से भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे कार्डियक फंक्शन चल रहा है तो उस कंडीशन में प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन। इन्हीं दो कंपेयर की वजह से, क्योंकि उस वक्त बीपी हाई हो जाती है और यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो प्री मैच्योर एजुकेशन की वजह से जो सीमेन सर्विक्स से होता में जाना चाहिए था वो सर्विक्स में जा करके आउटर सरफेस पे रह जाता है। फोर्स कम होता है सीमेन का स्प्रे होने में, एक्सक्रीट करने में, जिसके वजह से फिर एब्जॉर्प्शन जो सर्विक्स की तरफ होना चाहिए, सर्विस को जो कैच करना चाहिए था नहीं कर सकता। बार बार ये चीज़ होने की वजह से फिर पार्टनर के अंदर भी ये फीलिंग होती है, फिर वो उस तरीके से कोऑपरेट ना करने की वजह से ये स्टेरिलिटी के चांसेस बनते जाते हैं। और ये चांसेस बनते हैं जब लोग फैमिली प्लानिंग को देखते हुए 1-2 साल के लिए आफ्टर मैरिड और एक ड्यूरेशन ले लेते हैं, उस कंडीशन में ज़्यादा पेशेंट में देखे गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें सबसे पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सही करना होगा। कॉर्टाइड साइनस बैरोरिसेप्टर्स देख सकते हैं ये कहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। ऑर्टिक आर्क बैरोरिसेप्टर्स, हमारा इस वक्त पूरा फोकस रिसेप्टर्स पे है, क्योंकि हमने जो ब्रेन का भी जो सेक्शंस लिया है उनके अंदर टोटल पहला ही स्टेप हमने लिया है रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर्स किस तरीके से बॉडी के काम करते हैं। बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेशन थेरेपी जिसे बैट कहते हैं, कंटिन्यूस मॉड्यूलेटेड
the autonomic nervous system. Cortical baroreceptor stimulation, brain, autonomic nervous system, inhibited sympathetic activity, enhanced parasympathetic activities. क्या तीन फंक्शंस होते हैं, हार्ट एचआर, वेसल्स वेसोडाइलेशंस स्टिफनेसेस, किडनीज न्यूट्रिएंट्स नेट रेनियसिस और रेनिन और secretions. Baroreflections activation therapy as a therapeutic apparatus. Baroreceptor stimulation is an investigational therapeutics approach that treat hypertension by modulating sympathetic nerve activities using a system similar to pacemaker. यहाँ पे पेसमेकर लगाया जाता है, आपने सुना होगा पेसमेकर लगाते हैं, तो ये पूरा मॉनिटर करता है हमारे पल्स को. पेसमेकर डेट इज ए सर्जिकल एंड permanently implant. The therapy is administered via the electrical stimulation of the carotid baroreceptor. अब यहाँ पर इस चीज़ को लगाकर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं. तो हम तो आरई के जरिए से तो हम इंटरनल जो इंटरनल इंट्रासेलुलर बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम उसके मीडियम से हम इस रिसेप्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं. तो हम इस आज की जो मेडिकल साइंस है उससे ज़्यादा एडवांस की तरफ जा रहे हैं. थोड़ी और कोशिश करने की ज़रूरत है, जिसे हमें बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई ऑपरेट करके कोई इंस्ट्रूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं होगी. और ये एक लाइफ होती, जब ख़त्म हो गया फिर से आप लगाइए इलेक्ट्रिकल जो स्टिमुलेशन. अगर उसमें कोई मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गई तो फिर से ऑपरेशन कराइए, फिर से लगाइए. इसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है. स्टिमुलेशन ऑफ द कार्टिड baroreceptors, they are attempts to normalize sympathovagal imbalance by reducing the activities of the SNS2 while increasing parasympathetic activities. Device-based approach such as renal denervations and baroreceptor stimulations are not universally approved for us use and or under clinical investigation. Some region such as the US and Japan, ये वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है. Carotid baroreceptors. Baroreceptor reflex is activities by change in BP, which is a detect by baroreceptors stretch receptors located in the aortic arc and carotid sinuses. Increase in a BP causes BP increase कर जाते हैं. Wall of these regions to stretch increase frequency of APs. Baroreceptors send APs to vasometers and cardiac control centers in medulla is the most sensitive to decrease and sudden changes in BP. तो इसमें आपको कहीं डाउट है कि मेडिसिन हम में अगर हम आरई यूज़ करते हैं तो क्या काम प्रॉपर नहीं करेगी या फिर बीपी इंक्रीज कर जाएगी. आप कुछ कहना चाहेंगे? जब हम आरई देंगे लो फ्रिक्वेंसी में तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फंक्शनेबल हो जाएंगे, फंक्शन में आ जाएंगे, और जैसे ही ये फंक्शन में आएंगे बीपी नॉर्मल में आ जाएगी. तो आरई से बीपी कंट्रोल किया जा सकता है. जिसे मालूम होगा वो बंदा ही, वो पर्सन ही, वो डॉक्टर ही इस तरीके से आरई से कंट्रोल कर सकता है. अगर नहीं मालूम होगा तो सवाल खड़ा करेगा क्या हम आरई देंगे तो बीपी बढ़ जाएगा. Any doubts? No doubt, sir. The baroflexus as the sympathetic, baroflexus as therapeutics target carotid sinus and baroreceptors
कार्टाइड। अब ये देखिए आप यहाँ पे, ये है जो चिप्स है लगाने के लिए आती है। इंस्टॉलेशन करते हैं इसका। हार्ट रेट, रिबॉर्डिंग, वेसोडाइलेशंस, इनोवेटिव, डायरेसिस, रेनी सिक्रेशन। इसे किडनी के लिए भी ऐसे ही बनाया गया है कि वो किडनी के फंक्शंस को एक्सटर्नली ऑपरेट किया जाए और डायलिसिस की बार बार ज़रूरत ना पड़े। एक छोटा डायलिसिस सिस्टम ही बॉडी के बाहर रखा जाता है। अभी बॉडी के अंदर किया गया ये नहीं मालूम है, लेकिन बाहर वाला तो हमने देखा है लगाया जाता है। System electrical activities before based signal lead pulse generate implant in pre-pectoral pocket. The generate is connected via lead tip with a 1 or 2 mm diameter electrode, 6 or 7 mm Becker to the carotid baroreceptors via 2.5 to 5 सेंटीमीटर नेक इंसिजन, नेक पे लगा दिया यहाँ पे। द सिस्टम इज programmable by wide range telemetry and stimulations can be individually optimized. The carotid baroreceptor stimulation activities after sympathetic inhibiting fiber and efferent activities vagal fibers through brain stem center integrated response. The whole affected brain stem response cover different cardiovascular target addressed in the figure. ये summary. Use baroflexis therapy in the resistance STN programmable device with ability the personalized therapy significant is to sustain BP reductions with regressions of LV hypertrophy. Pivotal trial for STN fully carotid to complete by 2000 volume. Mechanism suggest by observation reduce sympathetic nerve system activity, increase parasympathetic nerve systems activities, potential therapy for HF, NF, NEF, reductions in LV mass index, pivotal trial of HV under way. तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम इतनी जो कॉस्टली चीज़ हैं, हम एक पेशेंट को 1 वीक की मेडिसिन 80 रुपये से लेकर के 150 तक की भी दे सकते हैं, सस्ती भी होगी और पेशेंट्स को इसका रिज़ल्ट अगर हम सही तरीके से समझ करके दिया जाए तो पेशेंट को रिज़ल्ट एट ए टाइम मिल जाता है और ये रेगुलर यूज़ करता रहेगा तो ये जो रिसेप्टर्स एब्सेंस हो गए हैं काम करना, क्योंकि आपने सेल्स के अंदर देखा ही है, सेल्स बनते ही रहते हैं और बिगड़ते ही रहते हैं, तो इन्हें हम इस मेडिसिन के ज़रिए से मेंटेन कर सकेंगे और बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करें। तो यहाँ पर अगर हम भले ही ऑन रिकग्नाइज अभी हैं और प्रैक्टिस की रिकग्निशन मिली है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अगर ऐसे कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे और बहुत केयर करके स्टडीज़ करके समझ करके अगर मेडिसिन देते हैं तो ऐसे बड़े बड़े अगर केसेस सॉल्व किए जाएं तो जाहिर सी बात है कि भीड़ लगने वाली है और हम जहाँ पे नंबर 1 पे कोई दूसरा है, नंबर 1 पे हम लोग आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है स्टडीज़ की, अंडर डीप मेडिसिन क्या है, इसमें क्या देना है, ये नहीं, हम ये चीज़ हमें लेनी है तो यूज़ करानी है, तो किस लिए यूज़ करानी है, ये फंक्शन, ये काम कैसे करती है, इन जो डिजीज़ डेवलप हो रही है माइंड के अंदर सेट करना है कि ये डिजीज़ जो डेवलप कर रही है तो किस तरीके से डेवलप कर रही है और बॉडी के कौन कौन से पार्ट
और कौन कौन से आर्गन इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वॉल्व होने के साथ सेल्स का क्या रोल है, हार्मोन्स का क्या रोल है, एंजाइम्स का क्या रोल है, और ब्लड्स का क्या रोल है, लिम्फ का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा और यहाँ पे लेते हैं। हाउ आर बारकोरिसेप्टर स्टिमुलेटेड? आर्टीरियल बारकोरिसेप्टर आर stretch receptors that stimulated by the distortions of the arterial wall when pressure change. The baroreceptors can identify the changes in both average blood pressure or the rate of change in pressure with each arterial pulse. ये जो मॉनिटर लगाया जाता है जब पेशेंट आईसीयू के अंदर होता है, तो मॉनिटर्स के अंदर छोटी छोटी चिप्स चेस्ट पे लगा दी जाती है, जिसके ज़रिए हम मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे कार्डियक अलग अलग लेवल के कैसे फंक्शंस हैं, उसके कैथोड कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये इन्हीं पॉइंट पे बारोरिसेप्टर्स पे ही लगाए जाते हैं, और इससे पता चलता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो कितनी एक्टिव हैं, किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। उसी के बेस पे फिर मेडिसिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें उस सेक्शन को डायलेट किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बाहर किया जाए। और ये बेस करता है ब्लड प्रेशर पे, हाइपरटेंशन पे। अब यहाँ से हम आज रोक देते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ें जाननी है तो आप पूछ सकते हैं, और इंजेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंजेक्टेबल प्रैक्टिस अलाउ है, ईएच के अंदर पहले भी लोगों ने किया है, अभी लोग सिर्फ मेडिसिन पे उतरे हुए हैं। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए, हाइजीनिक केयर होना चाहिए, और जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स अच्छी तरीके से स्टरलाइज होने चाहिए, और हमेशा न्यू सिरिंज से यूज़ किया जाए, डिस्पोजल सिरिंज ये इस्तेमाल की जाए। और बनाते वक्त जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए, चाहे वो टेस्ट ट्यूब है या ड्रॉपर्स हैं, और ड्रॉपर्स मेडिकल वाले लिए, वो लैब वाले लिए जाएं जो रिसर्च के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं इक्वल होते हैं, सही होते हैं। और जो हमारे ड्रॉपर्स हैं जो प्रैक्टिस के अंदर यूज़ करते हैं, ये एक आइडियस फॉर्म में होते हैं। कभी डायलेट हो गए तो ज़्यादा ड्रॉप्स आ जाएगी, एक पे 2 आ जाएगी, तो हमारा फार्मूला चेंज हो सकता है। और इंजेक्शन सुबह शाम भी दिया जा सकता है, डेली भी दिया जा सकता है, अल्टरनेट भी दिया जा सकता है, और ज़रूरत पड़े जैसे हॉस्पिटल में 3 टाइम्स दिया जाता है तो 3 टाइम्स भी दे सकते हैं।